हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के अनदर जो पार्ट्स रह गए थे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएंगी। चलिए आइए देखो, सबसे पहला है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिलेवेंस टू डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल के अंदर आता है पहला मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? एग्रीगेट होता है, यानी टोटल होता है वेरिएबल कॉस्ट का। इसमें क्या होता है? टोटल होता है प्राइम कॉस्ट प्लस में वेरिएबल ओवरहेड्स। तो प्राइम कॉस्ट है वही वेरिएबल कॉस्ट हो गई एक तरीके से, और साथ ही साथ उसमें जो वेरिएबल के ओवरहेड है वो भी ऐड कर दो। ठीक है, प्राइम कॉस्ट में हमने क्या किया था कल, जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब हम इन तीनों कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो हमारा प्राइम कॉस्ट आता है। ठीक है, इट इज़ द चेंज विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। ये कैसे चेंज होती है? जब आपका वॉल्यूम ऑफ आउटपुट जो है चेंज होता है, उसके साथ साथ ये चेंज होती है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल कॉस्ट। ये वो कॉस्ट होती है जो कि एक्टिविटी के चेंज होने से चेंज होती है। ठीक है, कैसे? इट इज़ द चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। एक ही एक्टिविटी को अगर हम एक लेवल से दूसरे लेवल पे लेके जा रहे हैं तब चेंज हो रहा है कुछ कॉस्ट के अंदर, तो ये भी चेंज होती है। इसको इसलिए इसको जो है डिफरेंशियल कॉस्ट बोला जाता है। ये टेक्निक कहाँ पे यूज़ की जाती है? एक्सपोर्ट प्राइसिंग में, नए प्रोडक्ट्स में, या फिर प्राइसिंग ऑफ गुड्स। जब नए प्रोडक्ट का गुड का प्राइस जो है वो डिसाइड करना, तब यूज़ की जाती है ये। साथ ही साथ आइदर विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, कहीं भी हो सकती है, कंट्री के अंदर भी और आउटसाइड द कंट्री भी। फिर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि हमने एक अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए किसी चीज़ को सेक्रीफाइस किया, तो उस कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। द कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू अ सेक्रीफाइस मेड और द बेनिफिट्स फॉरगॉन। जिससे सेक्रीफाइस किया गया या कोई बेनिफिट्स थे वो हमने हटाए, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लो एक पार्ट है फैक्ट्री का, बिल्डिंग का, उसको लेट आउट किया हुआ था रेंट पे। अब वही पार्ट जो रेंट आउट किया हुआ था, उसी पार्ट को यूज़ किया जा रहा है एक और प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए। तो ये जो रेंट ख़त्म हुआ, रेंट नहीं मिला, इसको हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि आपने एक अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए एक ऐसा आपका बेनिफिट था जिसको आपने सेक्रीफाइस किया। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब ये कॉस्ट कौन सी होती है? जिसके अंदर आप कोई भी मटेरियल है या कोई भी एसेट है उसको रिप्लेस कर रहे हो, उसकी जो कॉस्ट होती है उसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल से ढंग से समझ में आएगा। एक्स मटेरियल वॉज ओरिजिनली परचेस्ड। एक्स मटेरियल जो था, कोई भी मटेरियल का नाम होगा, वो 250 पर केजी के अकॉर्डिंग परचेज किया गया। बट जब हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो करंट रेट जो है वो 280 है। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी आ गई? 280। मान लो मैंने जो है राइस लिया था 200 रुपये के, ठीक है, ऐसे मान के चलते हैं। मैंने राइस लिए 200 रुपये के, पर मैं अब जब वापस करने जा रही हूँ, उसको रिप्लेस करने जा रही हूँ कि मुझे राइस की जगह ना व्हीट दे दो। ठीक है, जब मैं उसको रिप्लेस करने जा रही हूँ, ये मैं बिल्कुल हटाने जा रही हूँ, समझिए। तो उस समय पे उसका जो रेट है, करंट रेट, वो कितना हो गया? 250 हो गया या 280 मान लेते, जैसे भी है वो रेट बढ़ गया। तो ये कौन सी कॉस्ट हो गई? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कि हमें उसका एक तरीके से एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। ठीक है, मीन्स ये जो मटेरियल था इसका रेट अब इंक्रीज हो गया मार्केट के अंदर। अब कभी भी खरीदने जाएंगे तो वो 280 का मिलेगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास रिलीवेंट कॉस्ट। रिलीवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि स्पेसिफिक पर्पस या सिचुएशन के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि मान लो प्रेजेंट डेप्रिसिएटेड कॉस्ट जो है मशीन की, वो रिलीवेंट है। ठीक है, बट इन केस अगर ऐसा कोई केस होता है वो इरिलीवेंट साबित होती है, तो इन केस ऑफ डिसीजन ऑफ इट्स रिप्लेसमेंट, तो यहाँ पे क्या होगा? उसका जो रिप्लेसमेंट का डिसीजन है वो लिया जाएगा, तो वो रिलीवेंट कॉस्ट मानी जाएगी। नेक्स्ट है इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड का मतलब होता है काल्पनिक, एक तरीके की काल्पनिक कॉस्ट होती है। ठीक है, दीज आर द नोशनल या हाइपोथेटिकल कॉस्ट। काल्पनिक कॉस्ट है, नॉट इन्वॉल्विंग कैश आउटले। यहाँ पे कैश नहीं होता, बस आप कंप्यूट करते हो डिसीजन मेकिंग के टाइम पर कि हाँ हमारा ये खर्चा हो सकता है। हम एक तरीके से सोच रहे हैं उस चीज़ को एक काल्पनिक वे में ले रहे हैं कि हाँ ये खर्चा हमारा हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि हो भी।
तो इस कॉस्ट को हम बोलते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट। फिर है हमारे पास संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होती है? पास्ट कॉस्ट होती है, या फिर कोई पास्ट का एक्सपेंस होता है, या ऐसा कोई पास्ट का खर्चा होता है जो कि रिकवर नहीं हो सकता और रिलीवेंट भी नहीं है आपको फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग। अगर आपको फ्यूचर में कोई डिसीजन भी लेना है तो वो तब भी रिलीवेंट भी नहीं है और आप रिकवर भी नहीं कर सकते उस कॉस्ट को। जैसे मान लो इट रिप्रेजेंट मनी और रिसोर्सेज ऑलरेडी स्पेंड। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपके मनी स्पेंड हो चुके हैं, रिसोर्सेज लग चुके हैं और इरिलेवेंट एक्सपेंडिचर्स थे जो कि आप फ्यूचर के डिसीजन मेकिंग में भी नहीं ले सकते हो। तो ये जो है हिस्टोरिकल इन नेचर होता है जनरली। अच्छा, इसमें ना क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, या तो आपको नॉर्मली कॉस्ट जो है 2 मार्क्स में पूछी जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने लिखा हुआ है कि आप 2 मार्क्स में आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन में पूछी जाती है, या तो एक कॉस्ट डिटेल में पूछ लेगा, या अगर कॉस्ट पूछेगा भी तो आपने बहुत ही ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है हर कॉस्ट को। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पूछता भी है तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, तो छोटा छोटा जितना ब्रीफ में एक्सप्लेन कर सकते हो तो उतना करना है। फिर नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट कौन सी होती है? जो कि नॉर्मल सिचुएशन ऑफ प्रोडक्शन में इनकर होती है। प्रोडक्शन हो रहा है या कोई भी काम हो रहा है उसमें कॉस्ट लग रही है तो वो नॉर्मल कॉस्ट है। एबनॉर्मल कॉस्ट कौन सी होती है? कि हमारी ये ऐसी कॉस्ट होती है कि आपके प्रोडक्शन में कोई एबनॉर्मल सिचुएशन आ गई, उसकी वजह से वो कॉस्ट लग रही है, तो उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल कॉस्ट। जैसे कि प्रोडक्शन अच्छा खासा चल रहा था, ठीक है, मशीनरी अचानक ही कुछ ख़राब हो गई जिसकी वजह से प्रोडक्शन में रुकावट भी आई और साथ ही साथ उस पर एक्सपेंस भी खर्चा करना पड़ा, या थोड़ा टाइम के लिए कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि आपको गुड्स नहीं मिल पाए, तो वो जो कॉस्ट होगी ना वो एबनॉर्मल कॉस्ट होगी। फिर नेक्स्ट है अवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जिनको आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो या फिर पार्शली एलिमिनेट ही कर सकते हो बिजनेस एक्टिविटी या फिर डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, जिसको आप स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी जो है स्टॉप मेकिंग प्रोडक्ट एंड देन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मशीन एंड मेंटेनेंस यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट्स कैन बी सेव्ड। जैसे अगर कंपनी ने कोई भी एक प्रोडक्ट बनाना स्टॉप कर दिया, उससे प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा या कोई भी रीज़न है, उसने प्रोडक्ट ही बनाना स्टॉप कर दिया, तो उस पर जो कॉस्ट आ रही थी रॉ मटेरियल ख़रीदने का, प्रोडक्ट बनाने में रॉ मटेरियल खरीदेंगे, रॉ मटेरियल ख़रीदने का, लेबर लगाने का, मशीन लगाने का जो खर्चा था सारा वो बच गया, तो उसको हम बोलते हैं अवॉइडेबल कॉस्ट। हम चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अनअवॉइडेबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, वो अगर आपने कोई भी एक्टिविटी को स्टॉप भी कर दिया तब भी आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे कंपनी ने जो है एक प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया, तो जो जनरल मैनेजर की सैलरी है या आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं फैक्ट्री के इक्विपमेंट पर, वो तो कंटिन्यू रहेंगे ना। जनरल मैनेजर को तो आप सैलरी देना बंद तो नहीं करोगे, आपका एक प्रोडक्ट तो चल रहा है, आपने ए प्रोडक्ट को बंद किया, बी वाला तो चल रहा है, या कोई और प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ तो हो ही रहा है, तो उसके लिए आपको जनरल मैनेजर की तो सैलरी देनी पड़ेगी, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे आपका प्रोडक्शन चल रहा है चाहे आपका प्रोडक्शन नहीं चल रहा है बिजनेस के अंदर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस के नेचर के अकॉर्डिंग बैच कॉस्ट। बैच कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जहाँ पे अलग अलग डिफरेंट बैचेस को अलग अलग दिखाया जाता है। जैसे कि अगर आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करें, जैसे मैन्युफैक्चरिंग 1000 शर्ट्स ऑफ द सेम डिज़ाइन की 1000 शर्ट को आप प्रोड्यूस करें, तो अलग अलग बैच बना दिए जाएंगे, अलग अलग बैच जो है वो प्रोड्यूस करेंगे सेम ही यूनिट्स को एक साथ मिलकर। तो अब 1000 में क्या होगा, मान लो कि 100 के डिवाइड कर दिए, 10 ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया। अब ये 10 ग्रुप्स ही जो है क्या करेंगे, पूरा एक 10 ग्रुप का जो बैच है वो एक ही चीज़ को प्रोड्यूस करेगा, सेम ही डिज़ाइन को, सेम ही अगर साइज़ भी सेम होंगे तो सेम ही साइज़ को, हर चीज़ को वो प्रोड्यूस करेगा, आइडेंटिकल इन नेचर होगा वो प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट है प्रोसेस कॉस्ट, जहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को बहुत सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ता है फिनिश गुड बनने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, अब प्रोसेस के अंदर जो कॉस्ट आएगी, हर एक प्रोसेस में जो कॉस्ट आएगी उसको हम बोलते हैं प्रोसेस कॉस्ट। इट इज़ अ कॉस्ट व्हेन प्रोडक्शन इज कॉन्टिन्यूस, जहाँ पे प्रोडक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है और प्रोडक्ट जो है डिफरेंट स्टेजेस से पास होता है। जैसे ऑयल रिफाइनिंग का है या शुगर प्रोडक्शन है या पेपर मैन्युफैक्चरिंग है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाना होता है, तो हर एक स्टेप पे जो कॉस्ट आएगी उसको हम बोलेंगे प्रोसेस कॉस्ट। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग एक पूरा चैप्टर भी है और बहुत ही डिटेल चैप्टर है, आसान चैप्टर भी है, तो उसमें और अच्छे से आपको क्लियर होगा। आगे आप नेक्स्ट सेमेस्टर में करेंगे उसको। ऐसे ही बैच कॉस्ट का भी चैप्टर है,
तो बैचिंग कॉस्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास, वो देखते हैं ऑपरेशन कॉस्ट। अब ये डिटेल फॉर्म ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग होती है, जहाँ पे आप हर एक ऑपरेशन को देखते हो। देखो प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है कि हमारा एक प्रोडक्शन से एक स्टेप में इतना हुआ है, दूसरे स्टेप में इतना। अब इसके अंदर जो छोटे छोटे ऑपरेशंस भी किए जाएंगे ना, उसको भी आप देखोगे, चेक करोगे, उसके ऊपर भी कॉस्ट को चेक करोगे, तो इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन कॉस्ट। प्रोसेस के अंदर भी जो छोटे छोटे ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, हर एक ऑपरेशन को चेक करना, हर एक ऑपरेशन की कॉस्ट को कलेक्ट करने को हम ऑपरेशन कॉस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कौन सी कॉस्ट है? जब आप बिजनेस को कंडक्ट कर रहे हो, किसी बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट कर रहे हो, उस टाइम पे जो कॉस्ट आती है। जैसे इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ अंडरटेकिंग विच डू नॉट मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट बट विच प्रोवाइड सर्विसेज। ये वो कॉस्ट होती है जहाँ पे आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो किसी प्रोडक्ट को, बट आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है वो ऐसा कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है और उनकी कंडीशंस पर एग्रीमेंट हुआ है। क्योंकि कई बार जो भी एग्रीमेंट्स है और जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो होता है तो किसी कंडीशंस पर होता है, तो उन कंडीशंस पर दोनों ने एग्री किया हुआ है। उन्हीं कंडीशंस पर जो एग्रीमेंट कॉस्ट आई है, यानी कि जो एग्रीमेंट किया है कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी ने, तो वो वाली जो कॉस्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट को करने की जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट को हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट है जॉइंट कॉस्ट। अब जॉइंट कॉस्ट क्या है कि मल्टीपल प्रोडक्ट को एक ही साथ बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कितनी कॉस्ट आई है वो बताएंगे। अब जैसे अगर हम पेट्रोलियम को बना रहे हैं, रिफाइनरी इंडस्ट्री है वो पेट्रोल को बना रही है, तो पेट्रोल के साथ साथ वो डीजल भी निकालेगी, केरोसिन ऑयल भी निकालेगी, तार भी निकालेगी, तो ये सब जॉइंटली इकट्ठे ही एक ही रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर निकल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं जॉइंट कॉस्ट। यानी प्रोसेस एक ही हो रहा है बट डिफरेंट निकल रहे हैं। जैसे कि अगर हम मिल्क की बात करें, ठीक है, मिल्क का प्रोडक्शन हुआ। अब कोई भी कंपनी जो है, मान लीजिए पनीर बनाना चाह रही है या घी बनाना चाह रही है, घी बनाते हैं, ठीक है, तो उस मिल्क में से आपको क्रीम मिली, क्रीम से आपने किया तो घी जो बटर है वो बनाया, फिर उसके बाद घी बना, तो ये एक प्रोसेस चला। एक ही प्रोसेस से घी तो बना बट बाकी और भी प्रोडक्शंस हुई, तो उस कॉस्ट को हम बोलते हैं जॉइंट कॉस्ट, कि बहुत सारे और भी मटेरियल्स हमारे को मिल गए। फिर है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो है आपकी कौन कौन सी कॉस्ट है? हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो पास से रिलेटेड है, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज किया था लास्ट मंथ, वो हो गई, ठीक है। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कौन सी होगी? जो पहले से ही आपने डिटरमाइन करके रखी है प्रोडक्शन के एडवांस में ही कि हमारे इतना जो है कॉस्ट लग सकता है। ये जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट भी हो सकता है और एस्टिमेटेड कॉस्ट ही होता है, ठीक है, कि आपने ये सोचा था कि इतना ही या तो खर्च करना है, स्टैंडर्ड मतलब इतना ही खर्च करना है, या एस्टिमेट कर रखा था कि इतना खर्च हो सकता है, तो दोनों बातों में डिफरेंस है, ठीक है। फिर है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है कि आपने पहले से ही बता रखा है मैनेजमेंट ने कि आपको एफिशिएंट प्रोडक्शन के लिए इतना ही खर्च करना है, प्राइस फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा खर्चा नहीं करना। फिर एस्टिमेटेड में कि एक एस्टिमेशन लगा रखा है कि हाँ हर एक प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग इतना इतना लग सकता है, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड फिक्स नहीं किया कि आपने इतना ही लगाना है, 50,000 है तो 50,000 ही लगाना है, नहीं 50,000 लग सकता है या 60 भी लग सकता है, हम सिर्फ एक एजम्पशन कर रहे हैं, तो वो एजम्पशन इज़ द एस्टिमेटेड कॉस्ट। इनके अलावा भी कुछ क्लासिफिकेशंस और दिए हुए हैं कॉस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर। सबसे पहला है कंट्रोलेबल कॉस्ट, जो कि कंट्रोल कर सकता है मैनेजर अपने डिसीजन से, अपने एक्शन से, उसको हम कंट्रोलेबल कॉस्ट बोलते हैं। अब सेकंड यही होगी सिंपल अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। इसके एग्जांपल्स आप देख लो एक बार। डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट हो गई। अनकंट्रोलेबल जो कि मैनेजर कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे तो भी नहीं कंट्रोल कर सकता, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं, तो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वो कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे कि रेंट हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस का खर्चा है या डेप्रिसिएशन का खर्चा है या प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, इन खर्चों को जो मैनेजर है चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। बट इनको चाहकर कंट्रोल वो कर सकता है। कम मटेरियल खरीद ले, अच्छे से प्रोडक्शन करे, लेबर कम लगाए, लेकिन थोड़ा उनका एक्सपेंसेस बढ़ा दे, तो सिंपल खर्चा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट मत करो, थोड़ी सी कर लो, ठीक है, या कोई चीपर सोर्स ले लो एडवर्टाइजमेंट का, तो ये मैनेजर के ऊपर होता है। नेक्स्ट है शट डाउन कॉस्ट। अब कभी भी कोई चीज़ शट डाउन हो रही है, ठीक है, फॉर अ टेम्परेरी पीरियड,
अ कॉस्ट विच विल स्टिल बी रिक्वायर्ड टू बी इनकर्ड इवन थ्रू अ प्लांट इज क्लोज्ड और शट डाउन फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। थोड़ा टाइम के लिए भी अगर कर रहे हैं बंद तो उसके लिए भी जो कॉस्ट चाहिए होती है, शट डाउन कॉस्ट होती है वो, जैसे कॉस्ट ऑफ रेंट हो गया या डिप्रिसिएशन या मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, तो ये सब कुछ शट डाउन के टाइम पर भी जो आपको कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं शट डाउन कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, अब क्या होता है कि कई बार ऐसी कॉस्ट होती है जो कि आपको आउटसाइड द पॉकेट देनी पड़ती है, जैसे कि डेप्रिसिएशन है, ठीक है, विच डू नॉट रिक्वायर एनी कैश पेमेंट, या आपको कैश पेमेंट तो देने की जरूरत नहीं बट आउटसाइड द पॉकेट आपको देनी होती है, तो इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट। डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, ये ऐसा एक्सपेंस है जो कि कंपनी चूज़ करती है कि वो इनकर करे या ना करे, इससे ज़्यादातर बिजनेस को कोई इफेक्ट नहीं आता शॉर्ट टर्म के अंदर, बट हाँ ये कंपनी ऑलमोस्ट करती है अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अब इसके एग्जांपल्स देखो, जैसे एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, इनकी कॉस्ट आप चाहो तो करो, चाहो तो मत करो, तो ये एक अपने इंट्यूशन पर होती है या अपने आप होती है कि आपको चूज़ करना है, इसको आप रिड्यूस कर सकते हो या एलिमिनेट कर सकते हो, या फिर आप ना करना चाहो तो मत करो, करना है तो करो, ठीक है। मेनली बस इस पॉइंट पर बेस्ड है ये वाली कॉस्ट। प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, अभी प्री प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी होती है, जहाँ पर प्रोडक्शन से पहले ही आपको डिसाइड करना है या प्रोजेक्ट से पहले ही डिसाइड कर लेते हो, तो उसको हम बोलते हैं प्री प्रोडक्शन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट, ये वो खर्चे हो गए जो प्रोडक्शन से पहले हो रहे हैं, जैसे प्री मिलिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना, कंपनी लॉ में पड़ा होगा, तो वैसा ही खर्चा है ये। फिर है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट कौन सी होती है कि आप किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, उसको कन्वर्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसको हम कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। इसके अंदर एक फार्मूला याद रखना, फैक्ट्री कॉस्ट में से अगर आप डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो इसको हम कन्वर्जन कॉस्ट बोलेंगे। पॉलिसी कॉस्ट, अब कोई भी पॉलिसी बन रही है उसके ऊपर भी कोई खर्चा होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने का खर्चा होता है, तो वो सारा का सारा पॉलिसी कॉस्ट के अंदर आएगा। आइडल फैसिलिटीज़ कॉस्ट, अब देखो क्या होता है कि समटाइम्स आपकी कोई मशीनरी ख़राब हो गई, ठीक है, अब वो काफ़ी टाइम तक आइडल पड़ी रही, कोई काम नहीं हुआ उस पर, तो जब वो खाली रही, आइडल मतलब खाली, तब जो खाली फैसिलिटीज़ थी उसको भी हम खर्चे में गिनते हैं कि भाई हमारी जो मशीनरी है 2 घंटा नहीं चली, 2 घंटा चलती तो हमारा इतना प्रोडक्शन हो जाता, तो हमको ये लॉस हुआ तो इसलिए कॉस्ट में गिना जाता है। ऐसे ही कोई पर्सन जो है वो आइडल बैठा रहा फैक्ट्री के अंदर आकर, तो वो भी गिना जाता है कि वो 2 घंटे अगर बैठा रहा जितना प्रोडक्शन हो सकता था, तो वो वाला कॉस्ट भी हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो इट रेफर्स टू द एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद अनयूज्ड और अनयूटिलाइज प्रोडक्टिव कैपेसिटी विद इन अ बिजनेस, की अनयूज्ड उसको यूज़ नहीं किया गया या अंडर यूटिलाइज्ड ऐसा प्रोडक्शन हुआ है कि हो सकता था, ज़्यादा हो सकता था, बिकॉज ऑफ की मशीनरी ख़राब हो गई या प्लांट में कोई दिक्कत आ गई तो उसकी वजह से नहीं हो पाया, तो उसको हम क्या करते हैं, किसके अंदर डाल देते हैं, आइडल फैसिलिटीज़ कॉस्ट के अंदर। तो आज यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है, और ये जितने भी क्लासिफिकेशन हमने पढ़े कॉस्ट के, बहुत ही वाइडर टॉपिक है, तो अगर आपके पेपर में आता है तो ध्यान रखना कि एक 1 और 2 लाइन में जो है एक्सप्लेन कर देना। बाकी 2 मार्क्स के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, जो कॉस्ट मैं आपको बता रही हूँ, संक कॉस्ट हो गई, और भी बहुत सारी ऐसी कॉस्ट हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में भी देखोगे तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।